स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, आयोग की नियुक्ति प्रत्येक 5 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दो, इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। तीन, आयोग द्वारा जारी निर्देश निर्णायक प्रकृति के हैं तथा विधिक अधिकार से पूर्ण हैं एवं किसी भी न्यायालय में उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना पूरी होने के बाद प्रत्येक राज्य को लोकसभा सीटों का आवंटन जनसंख्या परिवर्तन के आधार पर समायोजित करना चाहिए। इन प्रावधानों के तहत राज्यों के बीच सीटों के पुनर्वितरण के लिए प्रत्येक दशक में एक बार एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अतः कथन एक सही नहीं है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं। अतः कथन दो सही है। एक बार प्रकाशित होने के बाद आयोग का आदेश अंतिम होता है तथा परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 एवं संविधान के अनुच्छेद 329 ए के अनुसार विधि की पूर्ण शक्ति होती है तथा किसी भी न्यायालय में उन पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह इन भूमियों पर लंबे समय से निवास कर रहे अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता तथा अनुदान देता है। दो, ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 यह वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों यानी FDST और अन्य पारंपरिक वनवासी OTFD जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है। अतः कथन एक सही है। यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार या सामुदायिक वन अधिकार या दोनों जो कि FDST और OTFD को दिए जा सकते हैं की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 शांतिलाल शाह समिति की सिफारिश पर आधारित है। दो, वर्ष 2021 का संशोधन बलात्कार जैसे विशिष्ट मामलों में 2 चिकित्सकों की मंजूरी के साथ गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। चले देखते हैं इसके विश्लेषण को। 1960 के दशक के मध्य में गर्भपात नियमों की जांच के लिए शांतिलाल शाह समिति की स्थापना की गई थी। इसके निष्कर्षों के आधार पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 अधिनियमित किया गया, जिससे सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की अनुमति मिली। महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा की गई। इससे मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई। अतः कथन एक सही है। वर्ष 2021 का संशोधन बलात्कार जैसे विशिष्ट मामलों में 2 चिकित्सकों की मंजूरी के साथ गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति देता है। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, लाल सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, लाल सागर की सीमा मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और सोमालिया से लगती है। दो, यह बाब अल मांडेब जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है।
3. यह ग्रेट रिफ्ट वैली के एक भाग पर स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लाल सागर, सीमावर्ती देश, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। अतः कथन 1 सही नहीं है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य और अदन की खाड़ी के माध्यम से दक्षिण में हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। अतः कथन 2 सही है। उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी और स्वेज की खाड़ी स्वेज नहर की ओर जाने वाली हैं। ग्रेट रिफ्ट वैली एफ्रो अरेबियन रिफ्ट वैली का एक हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क OCEN के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक विकेंद्रीकृत ओपन क्रेडिट नेटवर्क है जो मानकों के एक सामान्य समूह के तहत उधारकर्ताओं, उधारदाताओं और क्रेडिट वितरकों के बीच ऋण के प्रवाह को संहिताबद्ध करता है। 2. यह ओपन API के बड़े ढांचे का एक हिस्सा है जिसे इंडिया स्टैक के नाम से जाना जाता है। 3. OCEN को हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क यह एक विकेंद्रीकृत ओपन क्रेडिट नेटवर्क है जो मानकों के एक सामान्य समूह के तहत उधारकर्ताओं, उधारदाताओं और क्रेडिट वितरकों के बीच ऋण के प्रवाह को संहिताबद्ध करता है। अतः कथन 1 सही है। यह इंडिया स्टैक के नाम से जाने जाने वाले ओपन API के बड़े ढांचे का एक हिस्सा है जो सरकार, व्यवसायों, डेवलपर्स और सेवा प्रदाताओं को डिजिटल लेन देन तथा डेटा आधारित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सामान्य डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देता है। अतः कथन 2 सही है। OCEN को वर्ष 2020 में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में लॉन्च किया गया था। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। 2. संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। 3. संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 164 केवल यह कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अतः कथन 1 सही है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। आमतौर पर मुख्यमंत्रियों को निचले सदन विधानसभा से चुना जाता है, लेकिन कई अवसरों पर उच्च सदन विधान परिषद के एक सदस्य को भी मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः कथन 2 सही है। संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल पहले उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और फिर उन्हें उचित अवधि के भीतर विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। 2. राज्य विधायिका को इन अध्यादेशों के पुनः संयोजन के 12 सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना होगा। 3. वह अध्यादेश वापस नहीं ले सकती क्योंकि यह शक्ति केवल राज्य विधानमंडल के पास है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राज्यपाल की शक्तियां। जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। अतः कथन 1 सही है। राज्य विधायिका को अपनी पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर इन अध्यादेशों को मंजूरी देनी होगी। अतः कथन 2 सही नहीं है। यह राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है जिसमें वह किसी भी समय अध्यादेश वापस भी ले सकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुसूची 5 के अंतर्गत 7 राज्य शामिल हैं। 2. अनुच्छेद 244(1)
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची प्रावधानों को लागू करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। 5वीं अनुसूची 10 राज्यों में निर्धारित है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। अतः कथन 1 सही नहीं है। अनुच्छेद 244(1) असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची प्रावधानों को लागू करता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ जनजातीय विद्रोह और दूसरी तरफ स्थल दिए हुए हैं। 1. तमाड़ विद्रोह, छोटा नागपुर क्षेत्र। 2. भील विद्रोह, महाराष्ट्र और गुजरात। सी. पत्थलगड़ी आंदोलन, झारखंड। उपर्युक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जनजातीय विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, यह छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव जनजातियों द्वारा किया गया था, अतः युग्म 1 सही सुमेलित है। भील विद्रोह, यह महाराष्ट्र तथा गुजरात में खानदेश पहाड़ी श्रृंखलाओं में किया गया था, अतः युग्म 2 सही सुमेलित है। पत्थलगड़ी आंदोलन, पत्थलगड़ी आंदोलन की शुरुआत झारखंड के खूंटी जिले में जनजातीय लोगों ने की थी, अतः युग्म 3 सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार PESA अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे वर्ष 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। 2. यह ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने तथा गौण वन उपज के प्रबंधन सहित सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। 3. यह जनजातीय समुदायों जो अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी हैं को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वशासन करने के अधिकार को मान्यता देता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। PESA अधिनियम वर्ष 1996 में पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। PESA ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने तथा सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। इसमें निम्नलिखित का प्रबंधन शामिल है, अतः कथन 2 सही है। जल, जंगल, जमीन से संबंधित संसाधन, गौण वन उपज का स्वामित्व प्रदान करना, मानव संसाधन, प्रक्रियाएं एवं कार्मिक जो नीतियों को लागू करते हैं, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन करना, भूमि अन्य संक्रामण या हस्तांतरण की रोकथाम, मादक द्रव्य के विक्रय का विनियमन। यह जनजातीय समुदायों जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के निवासी हैं को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वशासन करने के अधिकार को मान्यता देता है तथा प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को भी स्वीकार करता है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तुल्य कानूनी दर्जा प्रदान करता है। 2. कैग के खर्च का वहन भारत के लोक लेखा के अंतर्गत किया जाता है। 3. संसद कैग द्वारा आयोजित ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से वित्तीय प्रशासन में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।